हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हाई कोर्ट आरओ एपीएस और कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू की थी। तो उसी सीरीज में हम आज पार्ट 2 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति नहीं होती। ठीक, इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, और इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये है हमारे संविधान के पार्ट 15 में, ठीक, आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। और अगर हमने इसके संगठन की बात करें, ठीक, तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक, इनसे मिलाकर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना होता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पड़ जाए। ठीक, और इनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, प्रेसिडेंट, और ये रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ठीक, तो द राइट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। ठीक, और इनका जो कार्यकाल है वो नियत होता है, उसे फिक्स नहीं किया जाता। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कुछ वाइप आउट कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड इन विच बुक वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया पब्लिश्ड, अर्थात कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ है। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान है क्या? आधे लोग को तो यही नहीं पता होगा। तो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय है, यही हमारे देश का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले जान लेते हैं। इसकी जो रचना है वो किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। पहली बात तो ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले इसकी रचना की थी, जनगण मन की। ठीक, सबसे पहले 1911 में, ठीक, कांग्रेस के कलकत्ता जो सेशन हुआ था वहां पर इसे गाया गया था। ठीक, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसे गाया गया था। ठीक, और उसके बाद 1912 में, नेक्स्ट ईयर की 1912 में तत्वबोधिनी जो पत्रिका होती है, पत्रिका थी उस समय, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था, तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक, और उस समय इसका टाइटल दिया गया था, टाइटल वॉज भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। और एक और बात भी जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाद में 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रगान है उसे कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है इसे गाने में 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स का समय लगता है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसीलिए मैं एक एग्जाम दिया था उसमें बात पूछी गई थी। ठीक है, इसीलिए मैं कहा बता दूं आपको। तो द राइट आंसर विल बी जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके इसी तरह हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, Which of the following is a mandatory condition to be eligible for the position of President of India, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य शर्त नहीं है। तो
पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटीज होती है। पहली योग्यता होती है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए, ठीक है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। दूसरा, 35 वर्ष की जो उम्र है उसे कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, 35 वर्ष जो है उसे कंप्लीट किया होना चाहिए, ठीक। तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसका, लोकसभा का, ठीक। राज्यसभा का नहीं यहाँ पे बात हो रही है, किसकी, राज्यसभा में बात नहीं करेंगे हम, किसकी करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए राष्ट्रपति के केस में। और उपराष्ट्रपति जो होता है उसके केस में ये बात राज्यसभा की हो जाती है, ठीक है। और चौथी कंडीशन होती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जो लाभ वाला कोई पद होगा उस पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुल 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षित होना चाहिए, इस बारे में कहीं कोई भी प्रावधान नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। हमारे संविधान में किसी भी पद के लिए शिक्षित होना कोई योग्यता नहीं है, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले हम कुछ वाइप आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू इट्स सिटीजन, अर्थात भारत के संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना। तो किताब जो प्रीवियस ईयर जब ये क्वेश्चन आया था तब उसका सही आंसर माना गया था नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में क्योंकि बात की गई है आर्थिक और सामाजिक न्याय की, ठीक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करे, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है उसमें आपने पढ़ा होगा न्याय की बात की गई है, और वो भी 3 प्रकार के न्याय दिया गया है, क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इस प्रकार से यहां पर भी प्रियम्बल और जो प्रस्तावना है और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों में न्याय की बात की गई है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। तो सही आंसर होगा ए एंड सी। तो ये जो आंसर्स दिए हुए हैं ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगते और सही है भी नहीं, ठीक है। वहीं अगर कोई पूछेगा मौलिक अधिकार जो है इनका क्या उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। क्या करना, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है, व्यवस्था स्थापित करना। तो द राइट आंसर विल बी ए एंड सी बोथ, ठीक है, ये सही नहीं होंगे इनमें से कोई भी। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन वाज तेलंगाना स्टेट फॉर्म, अर्थात तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। सो तेलंगाना राज्य अगर आप लोग को पता हो इंडिया का मैप देख के तो वो ये है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर, आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को तोड़ के तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ये है तेलंगाना, जो कि कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन श्री कृष्ण समिति, देख रहे हैं भगवान जी का ही नाम इस्तेमाल हुआ है, श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 जून सन 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को तोड़कर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। और एक और बात याद रखने वाली यह है कि यह भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। एक एग्जाम में आया था कि भारत का 29वां राज्य कौन बना है, तो वो तेलंगाना था, ठीक है। ये है श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी 2 जून 2014, ठीक है। तो एक बार इसको जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। मतलब प्रेसिडेंट होने से पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे किसी स्टेट के। तो इनमें से थे वो नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले, आपको पता होगा, अगर पहले का बता देता हूं मैं, कि ये प्रेसिडेंट थे 6 नंबर पे, ठीक है, मतलब ये 6वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। और इनके बारे में खास बात क्या है, ये निर्विरोध बने थे, मतलब इनके अपोजिट में कोई खड़ा नहीं हुआ था जब ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो निर्विरोध जीते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक। पूछा जाता है कि निर्विरोध कौन जीता था प्रेसिडेंट का, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। एक और बात ये याद रखने लायक है कि ये सीएम थे, तो किस स्टेट के सीएम थे ये इससे पहले? आंध्र प्रदेश के सीएम थे ये, आंध्र प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। और 2 बार सीएम रहे ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है। एक बार तो 1956 और एक बार 1960। बट ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये कि आंध्र प्रदेश के सीएम थे, बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है। अच्छा, हाँ, इनके बारे में बात थी, लेकिन कुछ बातें मैं और भी बताना चाहता हूँ राष्ट्रपतियों के संबंध में, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग जानते होंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये 2 बार प्रेसिडेंट बने। कितने बार बने? 2 बार, 2 टाइम से प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था ये, ठीक है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और इनके बारे में एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस में रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो डेथ हुई थी वाइल, जिसे कहते हैं डाइन हार्नेस, मतलब जो ऑफिस में रहते हुए जब किसी की डेथ होती है, पोस्ट पे रहते हुए अर्थात, तो उसे कहते हैं डाइन हार्नेस, ठीक है। तो जाकिर हुसैन के साथ हुआ था ये चीज। और एक और हमारे प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, जल्दी जल्दी लिखने में ऐसा होता है, बट आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। इनकी भी ऑफिस में रहते हुए डेथ हुई थी, ये भी प्रेसिडेंट थे हमारे। अगर ये पूछा जाए कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक, प्रतिभा पाटिल, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो ये 4 बातें और भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, मतलब जो भी पब्लिक का पैसा होता है उसके संरक्षक होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को शॉर्ट में कहते हैं कैग, ठीक है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक में इसके बारे में बातें कही गई हैं, ठीक। इनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, और ये अपना रिजिग्नेशन दोनों ही किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक। और ये इनका कार्यकाल, हाँ, ये जब एक बार नियुक्त होते हैं तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। और अगर इनका कार्य कहा जाए तो ये लेखा परीक्षक और लेखा विभाग जो होता है हमारा, लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के ये मुखिया होते हैं, ठीक है। भारत में लेखा परीक्षण जो होता है स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पे, ठीक है, ये लेखा विभाग और लेखा परीक्षण के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं, ठीक है। तो कैग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कभी इसमें हम अलग से बैठ के पूरी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, काफी इंटरेस्टिंग है कैग। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कि which of the following words is not included in the preamble of the Constitution of India, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, ठीक। तो यहां देखिए 4 वर्ड्स हैं,
तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रस्तावना होती है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, वो लगाई हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है: विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और 2 प्रकार की समता दी जा रही है: विश्वास और अवसर की। तो 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समता है: प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है और समता भी है, लेकिन पवित्रता नहीं है। तो द राइट आंसर विल बी सेनेट। ठीक। आप देख सकते हैं संविधान। ठीक है, ये हमारी उद्देशिका है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on which day was the Indian Constitution adopted and passed by the Constituent Assembly? अर्थात भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित और अंगीकृत किया गया? मैं इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार रेफरेंस लेना चाहूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं एक बार। जरा आप देखिए, यहाँ पे आखिर में जो ये पैराग्राफ है, इसमें क्या दिया गया है: दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो ये डेट है जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? एडॉप्ट किया था। लागू नहीं किया था हमने, इस दिन इसे क्या किया था? एडॉप्ट किया था। हमने चूज कर लिया था कि हाँ, हम इसे एडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसे लागू करने वाली डेट बाद में तय की गई थी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू होगा। और वहीं जब संविधान को हमने अपना लिया, वो डेट थी 26 नवंबर 1949। देखिए, जस्ट 2 महीने पहले की बात है एक तरीके से। ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब 9वें क्वेश्चन का इस प्रकार से, द राइट आंसर विल बी 26 नवंबर 1949, कि जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ। लोकसभा, राज्यसभा, या दोनों सभाएं, या दोनों सभाएं पृथक रूप से, या दोनों सभाएं संयुक्त रूप से। ठीक है। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75, उसका रेफरेंस लेना चाहूंगा, और इस आर्टिकल को आप याद रखिए। ठीक है। ये आर्टिकल ही हमारे ये जो पीएम, प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसका रिलेशन बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है? पहली बात कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। ठीक है, कि मोदी जी बताते हैं कि ये हमारे मंत्री हैं, और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये होता है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। हाँ, ये बात लिखने को ये बात है, मतलब लिखने के लिए ऐसे कही जाती है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, बट मतलब लिखने और कहने के लिए ये बात होती है, बट इनडायरेक्टली सबको पता है कि वो पीएम के, प्राइम मिनिस्टर की स्वेच्छा पर बने रहते हैं। लेकिन संविधान में लिखा इसे कुछ ऐसा गया है, क्योंकि ठीक है। और जब भी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, आप राष्ट्रपति बताएंगे, दिमाग में भले आपके पीएम हो कि पीएम की स्वेच्छा पे वो रहते हैं, लेकिन फॉर्मली लिखा जाता है राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति की सिग्नेचर से ही वो अपॉइंट भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। ठीक है। फिर अगला जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन का सार है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। राज्यसभा का नाम नहीं लिया, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है।
और फिर अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक कई एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में, आईएएस में, कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो 15 लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारे ये स्टेटमेंट है 4 नंबर, ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चूंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी लोकसभा। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा अगर लोकसभा में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जो मंत्री, जो भी संसद में जितने भी सदस्य हैं वो जो इस समय मंत्रिपरिषद चल रही है उसमें विश्वास नहीं रखते। ठीक है, जब भी ऐसा कोई मोशन पास हो जाएगा तो कहां पास होगा, लोकसभा में। ऐसा मोशन पास होगा तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। तो इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे और बताएंगे कि इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।